नमस्कार मित्रों, आप इस समय देख रहे हैं रिंजय सामंता उधर अपडेट एंड फोरकास्ट। आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। तो अभी ये जो भारत का जो सैटेलाइट चित्र है उसमें आप स्पष्ट रूप से यह देख सकते हैं कि ये जो भारत का जो सैटेलाइट मैप दिख रहा है वो प्री मॉनसून सीजन का आपको देखकर लग ही नहीं रहा हुआ है। यानी कि ऐसा देखकर लग रहा है जैसे कि मॉनसून सीजन आ गई हो भारत के ऊपर। तो यानी कि पिछले कुछ दिनों से इसी प्री मॉनसून सीजन में हम देख रहे हैं कि पहले यानी कि जो प्रेडिक्शन था वो था कि काफी कम बारिश इस बार होगी, यानी कि काफी कम प्री मानसून गतिविधियां होगी। ऐसा ऐसा इनकी प्रेडिक्शन था और मार्च के शुरुआत में वो देखने को भी मिली, काफी कम बारिश हुई। फिर मार्च के एंड के आसपास उस समय अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और यानी कि मौसम ठंडा हो गया। जितना एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए था यानी कि एवरेज या उससे कम ही था। फिर अप्रैल के महीने में यानी कि कुछ इलाकों में काफी गर्मी हमने देखा। अप्रैल के महीने में शुरुआत में थोड़ी बारिश कम थी, अप्रैल में उतना भी बारिश नहीं बढ़ता है। और जो प्री मानसून सीजन के 2 महीने ऐसे ही बीते यानी कि फिर अभी अप्रैल एंड में फिर से बारिश गतिविधियां शुरू हुई है। और यानी कि दो जो महीने हैं प्री मानसून सीजन के वो देख लेते हैं, यानी कि वो बीत चुके हैं अभी। कल से यानी कि आज जैसे 30 अप्रैल है, कल 1 मई से जो प्री मानसून सीजन का आखिरी महीना जो मई का महीना होता है वो शुरू होने वाला है। और मई का महीना जो है प्री मानसून से मानसून सीजन का एक, आप कह सकते हो, थोड़ा ट्रांजिशन फेज होता है, क्योंकि मई के महीने में ही मई का एंड आते आते जो मॉनसून है, जो दक्षिण पश्चिमी मॉनसून का लाइन आप लगभग कह सकते हैं कि यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जो मॉनसून है वो पहुंच जाता है। फिर जून की शुरुआत तो जो होती है, आपको पता है, 1 जून को मॉनसून केरल के ऊपर दस्तक दे जाता है और फिर 5 जून को इधर पूर्वोत्तर तक यानी कि धीरे धीरे मॉनसून कवर करती है। यानी कि जून के शुरुआत में ही भारत के मेनलैंड में मॉनसून जो है दस्तक देती है, पर उससे पहले यानी कि 22 मई के आसपास, 22 या 25 मई इस समय के आसपास लगभग ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच जाता है। देखिए 20-22 मई तक ये जो है आपका, ये जो प्रशांत, सॉरी, ये आपका जो हिंद महासागर के इलाके को पार कर कर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी जो इलाके हैं, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जहां पर मिल रही है, यानी कि ये लगभग यहाँ पर इस इलाके में मानसून इस इलाके के ऊपर यानी कि यहाँ तक आ जाती है। मानसून इस इलाके को क्रॉस करती हुई यहाँ तक के मानसून कम से कम पहुंच जाती है, यानी कि एक मिनट, ये यहाँ तक। फिर धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़कर मई एंड तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पार कर जाते हैं, यानी कि मानसून आते हैं। पर अभी मई की भी शुरुआत नहीं हुई है। मई का जो है वो आप कह सकते हो कि अभी जस्ट शुरुआत होगी। तो इस समय इस प्रकार की बारिश गतिविधियां देखने को आमतौर पर नहीं मिलती, यानी कि होती है प्री मानसून गतिविधियां, एक गैप के बाद जैसे कुछ समय ड्राई स्पेल हुई, फिर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, पर वो इतने बड़े इलाके में नहीं होती। इस बार मार्च में भी हमने देखा कि काफी बड़े इलाके में इस प्रकार की वेदर एक्टिविटी देखने को मिल रही थी, और अभी भी यानी कि काफी बड़े इलाके में देखने को मिल रही है ये एक साथ। दूसरा और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि और एक अपवाद हमें देखने को मिला है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो इस बार काफी लेट तक के आ रहे हैं, यानी कि अभी तो पश्चिमी विक्षोभ उतना स्ट्रांग नहीं है, पर मार्च में इसने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया इस वेदर एक्टिविटी को। और शुरुआत में मार्च में गर्मी भी इसी के कारण हुई थी, मैं आपको बता चुका हूँ कि इस प्रकार, यानी कि ये जो आपका शुष्क था, यानी कि ठंडी हवाओं को नहीं आने दे रही थी मार्च की शुरुआत में, और इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही थी तो गर्मी बनी हुई थी। तो ये सब हुआ। और अभी भी इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, दुबई वगैरह यहाँ पर, और यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ साथ सऊदी अरब, इराक, इन सारे यानी कि इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां यानी कि ज्यादा देखने को मिली है अभी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ भी देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ अभी ये वेदर एक्टिविटी धीरे धीरे मूव करते हुए अभी ये भारत की तरफ आ रही है, यानी कि ये पश्चिमी विक्षोभ एक हल्की है, इसके साथ साथ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ बना हुआ है। अभी वेदर सिस्टम के चलते बादल है, उत्तरी राजस्थान पे एक ट्रफ रेखा इस प्रकार जा रही है और यानी कि मध्य भारत तक, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर लगभग मध्य प्रदेश से सटा हुआ विदर्भ और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के आसपास यहाँ पर बना हुआ है। और अभी मैं ये आपको एक क्लियर करता हूँ कि अभी दक्षिण भारत में भी और एक सिस्टम है। ये यहाँ पर एक अभी ट्रफ रेखा बनी हुई है लगभग। इस ट्रफ रेखा के चलते आप देख सकते हैं कि केरला कर्नाटका के कुछ इलाकों में बादल जो है वो पहुंच रहे हैं। तो ये है, यानी कि इसीलिए आप देखिए बादल, ये भारत का जो ये वाला पूरा इलाका यानी कि रेड लाइन के पूर्व में, पूर्व उत्तर दक्षिण में, इन सारे इलाकों में काफी ज्यादा
जो है क्लाउडिंग है और बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। और एक चीज हमने देखा कि अभी जब मौसम शुष्क था अप्रैल में, जो पूर्वी भारत है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और यहाँ तक कि उड़ीसा के भी कई इलाकों में काफी तेज गर्मी देखने को मिली, यानी कि 44-45 तक तापमान पहुंच गया अचानक से। फिर अब भी शुष्क हवाएं लगातार आ रही थी यहाँ से इस प्रकार, और यानी कि लू जैसे हालात बने होते, पर अब वेदर एक्टिविटी गतिविधियां हो रही है, काफी तापमान कम हो चुके हैं। मध्य भारत भी वेदर एक्टिविटी देख रहा है। तो इस प्रकार ये बादल छाए हुए हैं भारत के कई इलाके, उत्तर से लेकर पूरा मध्य और पूर्वी, उत्तर पूर्वी राज्य और दक्षिण भारत के भी ज्यादातर इलाके। लेकिन भारत के लगभग हर राज्य में ही बारिश और बादल हैं इस समय। तो ये है। और अब बात करते हैं हवाओं की स्थिति की और बारिश की गतिविधियां और थोड़ा डिटेल में। और तो ये आप देखिए ये वेदर मॉडल है। और अब शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में ये पश्चिमी विक्षोभ अभी आ रहा है, ये आजकल तक दस्तक दे जाएगा। तो पहाड़ों में यानी कि ये वाला पश्चिमी विक्षोभ, अब देखिए ये 1-2 तारीख के आसपास दस्तक देगा। पर क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर बने सर्कुलेशन के चलते हो रहा है। पंजाब और यहाँ उत्तरी राजस्थान के आसपास यहाँ बना हुआ है, ट्रफ लिखा है कीजिएगा। तो ये यहाँ पर इस कारण देखने को मिल रही है जो बारिश की गतिविधियां ज्यादा, यानी कि सर्कुलेशन बना हुआ है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है इसके चलते अभी फिलहाल तो ये आप देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर से इलाके में मौसम शुष्क है ऊपर ही पहाड़ियों में। पर यहाँ भी 2 या 3 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना। उसके आगे मैं आगे से वीडियोस बनाता हूँ तो यानी कि अपडेट करूंगा। अभी फिलहाल अगले 48 घंटों की बात करूं तो जो गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख इन इलाकों में अधिक बारिश नहीं है, 2-3 तारीख से ही शुरू होगी। पर हाँ, हल्की बारिश अभी होने की संभावना है, यानी कि 2 तारीख से शुरू होगी बारिश 48 घंटों के बाद से। फिर 2 तारीख को यहाँ पूर्वी इलाके में ऊपर पहाड़ों में होगी, फिर लद्दाख में 3-4 तारीख को बढ़ेगी। पर जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये वाला इलाका जो है पहाड़ों का, यहाँ पर मध्यम बारिश की गतिविधियां, कम से कम कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। जो बादल फटने जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती है अभी, क्योंकि कुछ नमी वाली पूर्वी हवाएं भी यहाँ पर पहुंच जा रही है, सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी कि काफी अच्छी यानी कि सिचुएशन है अभी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होने की। तो यहाँ होगी, साथ ही पंजाब, हरियाणा, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। राजस्थान में क्या होगा, पश्चिमी राजस्थान में दिखिए बारिश अभी, यहाँ पर भी इस बार अभी फिलहाल गर्मी कम देखने को मिल रही है। और हीट वेव जो, यानी कि पहले मौसम, ये जो मौसम विभाग ने कहा था कि यानी कि हीट वेव इस बार काफी देखने को मिलेगी, वैसा लग भी रहा था। अभी भी जो है एल नीनो का जो खतरा, वो मानसून का तो मंडरा रहा है, उसके बारे में आपको आगे और बताऊंगा। तो ये सब तो है, पर यानी कि इस बार ये चीज एक अनोखा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का ही असर है कि इस प्रकार बारिश की गतिविधियां हो रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ ना कुछ अभी वेदर एक्टिविटी दिख रही है। पर अगले 10 दिनों के दौरान, यानी कि फिर से लग रहा है पूर्वार्ध में मौसम शुरू होगा, उस समय पश्चिमी राजस्थान में एक बार यानी कि तापमान उस समय काफी बढ़ने की संभावना है, 44-45 तक पहुंच जाएगा। और फिर लग रहा है कि यहाँ पर फिर शुरू होगा जो इस साल अब तक देखने को नहीं मिला है। तो वो तो अभी काफी आगे की बात है, हो सकता है काफी मौसम बदल भी जाए उस समय तक। तो उसके बारे में तो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। अभी फिलहाल तो पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटों तक काफी हल्की बारिश होने की संभावना है। जैसलमेर से लेकर जोधपुर, जयपुर तक यहाँ पर काफी हल्की, कोटा वगैरह में, कोटा में पिछले 2-4 दिनों के दौरान इस इलाके में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। पर फिलहाल उतनी अच्छी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं रहेगी। और 3 तारीख से जो राजस्थान का दक्षिणी और मध्य इलाका है, यहाँ पर मौसम लगभग यानी कि काफी शुष्क हो जाएगा। ये जो ट्रफ रेखा है, इस ट्रफ के नीचे, जैसे मानसून में भी इस प्रकार आप देखते हैं इस प्रकार रहता है, क्योंकि ट्रफ के नीचे मौसम शुष्क हो जाएगा। पर ट्रफ के ऊपर अभी जो उत्तरी राजस्थान है, इसलिए जो श्री गंगानगर के साथ साथ हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां लगातार अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जारी रहने की संभावना है। 3 तारीख तक, 3-4 तारीख तक जारी रहेगी। फिर 5-6-7 तारीख के बाद यहाँ पे धीरे धीरे कम होगी। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। यानी कम से कम 2-3 या 4 तारीख तक यहाँ पे कुछ ना कुछ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। दिल्ली में भी हल्की से मध्यम, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, दिल्ली, बरेली
मीरठ, यहाँ सहारनपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना बनी हुई है। बलरामपुर हो गया यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के और इलाके यहाँ, और सीतापुर, अलीगढ़, यहाँ गोरखपुर, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां होगी। पर जो यहाँ गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, ये वाला जो इलाका है, जो फुटहिल है, जो ये यानी कि बलरामपुर और यानी कि गोरखपुर के जो उत्तरी इलाका, यानी कि यहाँ पर गोरखपुर के उत्तर में यहाँ ये वाला जो इलाका है, जो जिसे हम तराई का इलाका कहते हैं, यानी कि जो कुटिल से लगा हुआ एकदम जो इलाका है, यहाँ पर थोड़ी अपेक्षाकृत अधिक बारिश गतिविधियां रह सकते हैं, वो थोड़ा पश्चिमी विक्षोभ की भी फुटिल के बारिश में और भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर और यानी कि इसलिए थोड़ा ज्यादा रहेगा, पर लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर के नीचे वाले जो इलाके हैं, यानी कि प्रयागराज वगैरह, इस सारे इलाकों में बादल है और बारिश गतिविधियां भी होने की संभावना है। पर जो फुटहिल से यहाँ से थोड़ा यानी कि बारिश गतिविधियां कम होगी, पर यहाँ भी हल्की से मध्यम बारिश, आप कह सकते हो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में ही हल्की से मध्यम बारिश, चाहे वो कानपुर हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां, गोरखपुर, सारे इलाकों में, लखनऊ, सारे इलाकों में उनकी बारिश की गतिविधियां कुल मिलाकर पश्चिमी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रहने की संभावना बनी हुई है। ये यानी कि रहेगा अभी, ये 3-4 तारीख के बाद इसमें कमी आएगी। तब तक कुछ ना कुछ पूरे उत्तर प्रदेश में ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। इसलिए अभी तापमान किसी भी इलाके में नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन काफी अनोखा चीज जैसे मैंने बोला देखने को मिल रही है, काफी बड़े इलाके में इस प्रकार बारिश की गतिविधियां हो रही है। और ये जो है, ऐसा नहीं है कि दिन में ही ज्यादा हो सकते, रात में भी बारिश हो जाए, प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिलती है। पर जो देर दोपहर के बाद, यानी कि देर दोपहर शाम के दौरान जो है बारिश की गतिविधियां आमतौर पर बढ़ जाती है, उस प्रकार की सिचुएशन होने की भी संभावना है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में, मैं अभी बोल रहा हूँ, बारिश होने की संभावना है, पर बारिश नहीं हुई, तो हो सकता है यानी कि जैसे अगले 24 घंटों के बाद जब यानी कि थोड़ा सा तापमान बढ़ता है, उमस तापमान बढ़ जाता है, नमी क्योंकि है अभी अच्छी, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी आ रही है, साथ ही ये सर्कुलेशन ट्रफ सब बनी हुई है। तो जब तापमान बढ़ते हैं तो अवश्य उस समय में गरजने वाले बादल बनेंगे, और ये बरसेंगे भी, केवल बनेंगे ही नहीं, बारिश गतिविधियां होंगी भी काफी, इसलिए संभावना बनी हुई है। बिहार में भी इसी प्रकार का संभावना रहेगा, झारखंड में भी ऐसी ही परिस्थितियां अभी रहेंगी, पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश गतिविधियां हल्की से मध्यम होने की संभावना बनी हुई है। यहाँ भी यानी कि स्पेशली यहाँ पर जो दिन के तापमान बढ़ेंगे तो अभी बारिश की गतिविधियां होंगी यहाँ पर। पश्चिम बंगाल में भी नमी वाली हवाएं आ रही है लगातार, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से और एक जो ये आप कह सकते हो कि एनहांस कर रहा है, वो एक विपरीत चक्रवाती क्षेत्र, जो एंटी साइक्लोन जिसे हम कहते हैं, वो बना हुआ है। तो लगातार ये पूर्वी से लेकर मध्य और उत्तर भारत तक इस प्रकार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं लगातार आ रही है, पहुंच रही है। तो इसीलिए बारिश की गतिविधियां यहाँ पर यानी कि होगी, मॉइस्चर उनकी लगातार मिल रहा है। पूर्वोत्तर के ऊपर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक ट्रफ रेखा इस प्रकार ये अरुणाचल के ऊपर यहाँ पर जा रही है। तो इस सारे परिस्थितियों के चलते पूर्वोत्तर में तो बारिश होगी, यहाँ पर तो होती रहती है, अभी भी यानी कि होगी, जो असम से लेकर के यहाँ असम में भी होगी। और ये जो मणिपुर, मिजोरम, इनके पूरा एनएमएमपी, जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सारे इलाकों में बारिश होगी। पर त्रिपुरा में और मिजोरम, इन इस इलाके में थोड़ी बारिश की गतिविधियां कम होगी, केवल हल्की हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तब भी कुछ बौछारें हो सकते हैं, मध्यम भी आ जाए, क्योंकि लगातार नमी वाली हवाएं आ रही है। और तापमान यहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ा बढ़ सकता है, हो सकता है कि दिन के समय जो त्रिपुरा वगैरह इलाके हैं यहाँ, फिलहाल क्योंकि आसपास बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, सारे इलाकों में बारिश हो रही है, नमी वाली हवाएं पहुंच रही है, तो तापमान उतना भी नहीं बढ़ेगा। पर अगर देखिए 33-34, अगर ये ऐसे मिड 30s तक तापमान पहुंच जाता है यहाँ पर बाई चांस, तो गरजने वाले बादल बनेंगे दिन के समय, और हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पर मणिपुर, नागालैंड, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां की संभावना ज्यादा है, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में आप कह सकते हो सबसे ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पश्चिमी विक्षोभ का अवशेष, यह पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव है, और साथ ही ओरोग्राफिक रेनफॉल भी यहाँ पर दिखता है, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है। नमी यहाँ भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंच रही है, ट्रफ रेखा बनी हुई है, यहाँ सर्कुलेशन असम के ऊपर है, सारे परिस्थितियों के चलते अरुणाचल ज्यादा बारिश दिखेगा। अरुणाचल और उत्तर असम, यानी कि अरुणाचल के बाद सबसे ज्यादा बारिश पूर्वोत्तर में असम में होगी, फिर उसके बाद नागालैंड,
फिर मणिपुर, और फिर त्रिपुरा, और ये जो मिजोरम है, यहाँ पर सबसे कम आप कह सकते हो बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर के लिहाज से रहेंगी। पर तब भी पूरे पूर्वोत्तर में एक्टिविटी रहेगी, वेदर एक्टिविटी। सिक्किम के भी पहाड़ों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है, ऊंचे पहाड़ों में बल्कि बर्फ भी गिर सकती है। और हाँ, पहाड़ के जो ऊंचे पहाड़ हैं, ये जो उत्तराखंड के भी ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ हिमाचल के ऊंचे पहाड़, और इधर आपका जो गिलगित लद्दाख, इस सारे इलाकों में जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, जो ऊंचे पहाड़ है लद्दाख जम्मू कश्मीर के, यहाँ बर्फबारी भी कुछ इलाकों में अभी चांस काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, पर हो सकती है। जैसे अप्रैल के महीने में इस बार ये भी अफवाह दिख रहा है कि बर्फबारी देखने को मिली है, जो केदारनाथ बद्रीनाथ जो सारे जो चार धाम यहाँ पर जो यात्रा होती है उसमें भी व्यवधान मिला है, यानी कि जो जैसे केदारनाथ का मंदिर भी बंद कर दिया गया, तो इस प्रकार की गतिविधियां यानी कि देखने को मिले, जो आमतौर पर नहीं दिखती है। यानी कि डिले हुआ है जो, यानी कि जैसे बद्रीनाथ जो अक्षय तृतीया में खुल जाती है मंदिर, यानी कि जो रीओपन हो जाता है सर्दी के बाद, क्योंकि अक्षय तृतीया के बाद जो है यहाँ पर पहाड़ों में तापमान बढ़ते हैं, और उसके बाद अब बर्फबारी नहीं दिखती, पर इस बार उसके बाद भी बर्फबारी देखने को मिली है। तो यानी कि ये काफी ज्यादा जो है अपवाद है, क्योंकि उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ भी कम हो जाते हैं, और इस बार पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहे हैं। तो ये है। और अब दूसरे इलाकों में चलते हैं, तो गुजरात में क्या है अभी, ये जो अभी बारिश की गतिविधियां, तो गुजरात में भी बारिश की गतिविधियां अभी कुछ ना कुछ रहेगी। अभी एक सर्कुलेशन ये वेदर मॉडल भी दिखा रहा है, एक पाकिस्तान के ऊपर है कि उतना स्ट्रांग नहीं कि, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में उतनी बारिश नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पर हल्की बारिश होने की संभावना है सिंध और पश्चिमी ये आपका राजस्थान में। पर गुजरात से होती हुई क्योंकि नमी यहाँ पर जाती है, तो अरब सागर की तरफ से इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी हवाएं कुछ बह सकती है गुजरात के ऊपर अगले 24 घंटों के दौरान। तो गुजरात में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जो इलाके हैं गुजरात के, स्पेशली पश्चिमी इलाके, यहाँ पर जूनागढ़ के साथ साथ भावनगर, इधर कच्छ के इलाकों में भी हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। पूर्वी गुजरात में सूरत, वलसाड, नवसारी, वडोदरा, अहमदाबाद, यहाँ संभावना थोड़ी कम है, पर हल्की फुल्की बारिश गतिविधियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि इसी इलाके में जो है बारिश गतिविधियां अभी फिलहाल उतनी नहीं दिख रही, दूसरे पूरे भारत में दिख रही है, और तापमान काफी गिर चुके हैं, यहाँ पश्चिमी राजस्थान में नहीं दिख रहे, तो आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान और गुजरात काफी ज्यादा गर्म होने की संभावना अगले 10 दिनों के दौरान नजर आ रही है। उसके बाद मैं आपको आगे अपडेट दूंगा। फिलहाल ये नजर आ रहा है, अभी आगे कैसा क्या यानी कि मौसम करवट लेता है वो तो यानी कि आगे की बात है। फिलहाल ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेदर एक्टिविटी गुजरात और पश्चिम राजस्थान में सबसे कम होगी, पर तब भी गुजरात का जो कच्छ का इलाका जैसे मैंने बोला यहाँ पर, और ये जो सौराष्ट्र का इलाका है यहाँ भी बारिश की हो सकती है। पूर्वी गुजरात रीजन में कम होगी थोड़ी बारिश। मध्य प्रदेश में बारिश गतिविधियां रहेंगी। ये वाला एक जो इलाका है मध्य प्रदेश का, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ विदर्भ में, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा बारिश, और आंतरिक उड़ीसा में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। और जैसे रायपुर की अगर मैं बात करूँ, तो यानी कि लगातार आज बारिश की गतिविधियां दिखी, आप कह सकते हो कि लगभग पिछले 24 घंटों के दौरान 24 से लगभग 24 से 48 घंटे लगभग उन्हें होंगे कि ऐसा लग रहा है, यानी कि गर्मी लगभग समाप्त हो चुकी है। उसके पहले थोड़ी उमस बढ़ गई थी, इसलिए पिछले 72 घंटों और उससे पहले दो चार तीन चार दिन पहले, इसलिए उमस बढ़ी हुई थी, क्योंकि यानी कि नमी पहुंच रही थी। और अभी धीरे धीरे इनके बादल फॉर्म हो चुके हैं, अभी इनकी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो रही है। सर्कुलेशन भी बना हुआ था मध्य प्रदेश के ऊपर, अभी भी बना हुआ है सर्कुलेशन। एक टफ रेखा उत्तर मध्य प्रदेश तक आ रही है। इन सारे परिस्थितियों के चलते अभी यानी कि पूरा तापमान गिर चुका है रायपुर में, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मानसून सीजन आ चुका है। इस प्रकार की बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ जो पूर्वी इलाके हैं स्पेशली यहाँ, और छत्तीसगढ़ विदर्भ, इन सारे इलाकों में अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में हालांकि 24 घंटों के बाद बारिश में थोड़ी कमी आएगी, विदर्भ में भी अभी कमी आ जाएगी, पर छत्तीसगढ़ में 1 मई को भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। पर अभी धीरे धीरे क्या होगा, जो आंतरिक उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां हो रही थी, छत्तीसगढ़, आंतरिक उड़ीसा में तो 1 मई को रहेगी ही रहेगी बारिश। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कम होना शुरू होगी कल से। अब बारिश छत्तीसगढ़ में ही धीरे धीरे, पर दक्षिणी जो इलाके हैं ये जो जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, इस इलाके में बारिश की तेज मध्यम अवधि, दूसरे के इलाकों में भारी स्पेल से आ सकते हैं। अभी भी 1 मई को, 2 मई होते होते छत्तीसगढ़ में काफी बारिश कम हो जाएगी, तब भी 2 मई को भी कुछ इलाकों में बारिश हम इनकार नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों, मध्य इलाकों के साथ साथ विदर्भा और मध्य महाराष्ट्र में।
पर ये उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं, भुवनेश्वर, पुरी, कटक, पारादीप, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां 1-2 तारीख के बाद बढ़ने की संभावना बनी हुई है। और ये जो छत्तीसगढ़, विदर्भा, मध्य प्रदेश, इस इलाके में 3-4 तारीख तक कुछ ना कुछ हो सकती है वेदर एक्टिविटी। फिर 5-6 तारीख के बाद मौसम शुष्क हो जाएगा इस पूरे इलाके में। और उसके बाद तो अब देखिए, इस प्रकार पश्चिमी हवाएं पूरे उत्तर भारत से पूर्वी भारत तक मौसम शुष्क हो जाएगा, और केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश रह जाएगी। यानी कि ये अभी धीरे धीरे क्या होगा, ये बारिश जो है वो पूर्व की तरफ इस प्रकार सरकेगी, सरकते सरकते एकदम पूर्व उत्तर पूर्व तक बारिश सिमट कर रह जाएगी। पर उसके लिए अभी कम से कम अगले 5-7 दिन का जो है समय लगेगा पूरी तरह एकदम पूरा पूर्वी भारत तक शुष्क होने के लिए। तो ये है। और महाराष्ट्र के और इलाकों की बात करूं तो महाराष्ट्र में जो आपका मध्य महाराष्ट्र का जो है ना, मराठवाड़ा में तो बारिश की गतिविधियां हैं, जैसे विदर्भ से सटा हुआ जो इलाका है यहाँ पर हो सकती है हल्की बारिश। पर मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ कोंकण, गोवा, यहाँ उतनी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और मुंबई में लगातार क्या है कि अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच सकती है, क्योंकि एक ट्रफ रेखा इस प्रकार ये महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों से होती हुई इस प्रकार दक्षिण भारत तक जा रही है। तो लगातार उनके अरब सागर तरफ से इस प्रकार हवाएं यहाँ पर आ रही है। तो मुंबई में जो है इसलिए गर्मी उतना भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दिन में तापमान आप देखिए, तापमान में कल का दिन का दिखाता हूँ, लगभग 4 बजे ये आप देखिए यहाँ आंतरिक इलाके जो है मुंबई में, यहाँ पर आप देखिए 35 के ऊपर, 36 के ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पर उमस भरी गर्मी आपको देखने को मिल सकती है, वो है फील लाइक टेम्परेचर बढ़ सकता है। पर जो नॉर्मल जो यानी कि पूरी गर्मी हो उसमें थोड़ी कमी रहेगी। और हो सकता है कि देर दोपहर शाम को मुंबई के साथ साथ पूरे नासिक इस इलाके में हल्की फुल्की बौछारें भी देखने को मिल जाए, मेघ गर्जना देखने को मिल जाए, बादल आ जाए, ये संभावना बनी हुई है। आप क्लाउडिंग में देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल तो वेदर मॉडल उतना नहीं दिखा रहा, कुछ इलाके में देखिए, नासिक, कोल्हापुर इस इलाके में हल्के फुल्के बादल दिखा रहा है। मुंबई में दिखाऊं तो अब देखिए 0% है, पर इनकार हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि अब देखिए लगातार ये पश्चिमी दिशा से जो हवाएं पहुंचेंगी अरब सागर की तरफ से, तो नमी यहाँ मिल सकती है और बादल बादल बन सकते हैं, हल्की बारिश हो सकती है। तो ये पूरे गोवा तक इसी प्रकार का रहेगा। और ये दूसरे इलाकों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में तो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, कुछ इलाकों में भारी बारिश रह सकती है अगले 24 से 48 दिनों के दौरान। तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, स्पेशली पूर्वी इलाकों में तेलंगाना की ज्यादा बारिश रहेगी। और कर्नाटका में क्या है, कर्नाटका के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर, तटीय और दक्षिणी इलाके जो केरला से सटे हुए इलाके हैं, यहाँ ज्यादा बारिश होगी। और बेंगलुरु, चामराजनगर यहाँ रहने की संभावना है। पर जो उत्तरी इलाके हैं, जो तेलंगाना महाराष्ट्र का जो बॉर्डर जिससे सटता है, जो सोलापुर से जो लगे हैं, जो कुपवाड़ा, जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना थोड़ी कम है। जो हिंदूपुर के और इसके दक्षिण में बारिश की गतिविधियां ज्यादा होगी। तमिलनाडु में भी अभी बारिश बढ़ेगी। जो ट्रफ रेखा अभी आप बीच में देख रहे होंगे, ये धीरे धीरे सरक कर 1-2 मई के आसपास ये तमिलनाडु के ऊपर आ जाएगा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बारिश बढ़ेगी। ये दक्षिण भारत भी अभी कुछ ना कुछ बारिश देख रहा है, पर जो कर्नाटका का उत्तरी इलाका है वो उतनी बारिश नहीं देख पा रहा। पर यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। पर केरला, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। और जो तटीय कर्नाटका है, यहाँ जैसे मैंने बोला, यहाँ भी बेंगलुरु, सॉरी, मंगलुरु, पुत्तूर, इस उडुपी इस इलाके में बारिश की गतिविधियां रहेगी। अंडमान निकोबार में हल्की बारिश की गतिविधियां होंगी, 24 से 48 के दौरान रहने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और एक चीज मैं बता दूं, मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि ये जो एंटी साइक्लोन है बंगाल की खाड़ी में क्या होगा, जिधर अभी जैसे उत्तर में सरकेगा, वीक होगा, फिर जो सी सरफेस टेम्परेचर, मैं अगर आपको और सर्कुलेशन भी, यानी कि तमिलनाडु में 1-2 तारीख के आसपास फॉर्म होगा, ये भी बारिश एनहेंस कर सकता है, वो होगा। वो तो खैर आप कह सकते हो कि धीरे धीरे डिफ्यूज होगा। फिर 5-6 तारीख को एक और जो सर्कुलेशन वो बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना 6-7 तारीख के आसपास आप देख सकते हो दिख रही है, जो कि 7 या 8 तारीख के दौरान लग रहा है कि लो प्रेशर या वेलमार्क लो प्रेशर बन जाएगा। फिर 8-9 तारीख के आसपास इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एक वेलमार्क लो प्रेशर से जो है विंड स्पीड अगर मैं आपको दिखा दूं, तो ये आप देखिए 51 किलोमीटर पर आवर, और नॉर्थ में 28 नॉट्स, यानी कि लगभग एक डिप्रेशन का रूप
ले सकता है। तो इसका यानी कि मूवमेंट आगे कैसा क्या रहता है, भारत की तरफ आएगा नहीं आएगा, वो तो काफी आगे की बात है। अभी 10 दिन के दौरान का वेदर मॉडल दिखा रहा है, तो ये इसमें काफी इनएक्यूरेसी रहती है। तो जो जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल की स्थिति के हिसाब से लग रहा है कि अगले 10 दिनों के दौरान एक साइक्लोन जेनेसिस बंगाल की खाड़ी में नजर आ रही है। फिलहाल नहीं है, अब आने वाले दिनों में मैं उसके बारे में आपको अपडेट्स देते रहूंगा। सी सरफेस टेम्परेचर भी आप देखिए, अभी फिलहाल है मतलब थोड़ा अनुकूल भी है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक बारिश का जो है प्रमुख कारण होता है। यहाँ से यानी कि नमी काफी ज्यादा सी से भी उठती है, इसलिए देखिए 31 डिग्री तक सी सरफेस टेम्परेचर पहुंच चुका है बंगाल की खाड़ी में। हालांकि रिकॉर्ड तो 33 34 तक हो जाता है, पर 31 तक पहुंच चुका है। यहाँ पर 30 है, इस तटीय इलाकों में बांग्लादेश, और 30 29 है, पर 31 तक मध्य इलाकों में पहुंच चुका है। और अरब सागर जो कि अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, स्पेशली कोस्ट के आसपास पाकिस्तान गुजरात में, यहाँ भी 28 डिग्री तक पहुंचता है। 28 डिग्री और इसके ऊपर टेम्परेचर जाने से साइक्लोन बन सकता है। तो अरब सागर तक भी ये जो है 28 डिग्री टच कर दिया है, वो भी अरब सागर के उत्तरी इलाके, 27 28। दक्षिणी जो केरला के आसपास, तो अब देखिए यहाँ 31 डिग्री तक तापमान यहाँ भी पहुंच चुका है। बंगाल की खाड़ी भी 31 डिग्री रिकॉर्ड कर रहा है, यानी कि अभी तापमान भी फेवरेबल है। तो अभी आने वाले दिनों में देखने की बात है कि क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही है, आगे के अपडेट्स के लिए देखते हैं मेरे चैनल को। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।